हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए मैं आपके साथ ज्योग्राफी का इनसाइड सेक्योर के क्वेश्चन आंसर ले आई हूँ। हम लोग दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो हमें हेल्प होगा आंसर राइटिंग, कोई भी आंसर राइटिंग हो ज्योग्राफी का। तो इसलिए मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया। उसमें अगर आप वो कर लो अकेले तो वही काफ़ी है आपका ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कंप्लीट करने के लिए। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया, आप जाके देख लें प्लीज़। और दूसरा पार्ट ये है, ये पहला जो क्वेश्चन है ये है कि जो एलियन लैंडफॉर्म्स, एलियन मतलब कि जो विंड रिलेटेड लैंडफॉर्म्स हैं उनको बताना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो पहली चीज़ तो आपको बताना होगा कि कैसे जो विंड है वो दो तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, एक तो इरोजनल और दूसरा डिपोजिशनल। तो आपको एग्जांपल में देना पड़ेगा कि जैसे हो गया ज्यूगन, रॉक मशरूम, यारडांग, ब्लो आउट्स, इंसेलबर्ग, डिजर्ट पेवमेंट, फिर अर्ग, सैंड सी, रिपल्स, बार्चन, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स, स्टार ड्यून्स। ये सारे आपको डिस्कस करते हुए डिफाइन करना होगा, मतलब ये क्या है क्या और कैसे फॉर्म होती हैं ड्यू टू विंड। तो आंसर में देखिए, so in the answer they have described the different erosional and depositional activities of wind, which includes deflation, abrasion and attrition। मतलब कि जो विंड का जो इरोजन होता है वो इसी तीन डिफ्लेशन, एब्रेशन और एट्रेशन के कारण होता है। इससे इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ दोनों होते हैं। तो लैंडफॉर्म्स जो इसके कारण फॉर्म होता है वो है मशरूम रॉक्स, जैसे आप देख सकते हो, फिर ज्यूगन्स, फिर डेमोसेल्स, यारडांग्स। ये सब आपको आंसर में बताना पड़ेगा कि क्या होता है। फिर आंसर में यू हैव टू राइट अबाउट पैडी प्लेन्स विच इज अ रिलीफ स्ट्रक्चर इन डेजर्ट्स, दूसरा डिफ्लेशन बेसिन, तीसरा इंसेलबर्ग, देन यू हैव टू टॉक अबाउट मशरूम रॉक्स, डेमोसेल्स, ज्यूगन्स, यारडांग्स, विंड ब्रिजेस एंड विडोज। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होगा जिसमें होगा आपका सैंड ड्यून्स, फिर पार्चांस। देखिए ये जो ड्यून्स हैं वो अलग अलग टाइप के ड्यून्स होते हैं। एक तो है ब्लो आउट ड्यून, दूसरा है बारचान ड्यून, तीसरा है पैराबोलिक ड्यून, चौथा है बारचानॉइड ड्यून्स, फिर डोम ड्यून्स, फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स। उसके बाद आपको लोएस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये सारे फीचर्स आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना होगा, बताना पड़ेगा वो कैसे फॉर्म होता है और क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्सप्लेन करना है डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन हीट बैलेंस ऑफ अर्थ, अर्थ के हीट बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपको पहले इसमें बताना होगा कि हीट बजट होता क्या है। आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि पहले कि क्या होता है हीट बजट, और बताना पड़ेगा कि कैसे जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। जो अर्थ है वो जो हीट उसको पहुंचता है सन से, ऐसा है कि ना तो अर्थ लॉस करता है हीट ना गेन करता है, मतलब कि एक बैलेंस मेंटेन होता है। तो इसी प्रोसेस को आपको बताना पड़ेगा कि हीट बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। मतलब कि ये सच है कि सन जो है कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करता रहता है एनर्जी, लेकिन अर्थ जो है ना एक्यूमुलेट करता है हीट ना लूज़ करता है हीट, इसी को कहते हैं हीट बजट। तो आपको उसके बाद बताना पड़ेगा कि क्या है डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि हेल्प करते हैं मेंटेन करने में हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। मतलब कि जो एनर्जी सन का पहुंचता है अर्थ तक, वो चाहे रेडिएशन के थ्रू हो या सर्कुलेशन के थ्रू हो, जो प्रोसेसेस वो फॉलो करते हैं जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस इंडिविजुअल टर्म्स को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। तो इस तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होगा। देखिए जो आंसर में भी कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब पता है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, कि कैसे हर एक ऑब्जेक्ट एक हीट रेडिएट करता है। फिर दूसरा कि कंडक्शन, कंडक्शन होता है वो जो कि ट्रांसफ़र होता है ऑफ हीट बाय कांटेक्ट, ठीक है। तीसरा है कि कन्वेक्शन, मतलब कि एक वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट भी होता है, मतलब कि बिना जैसे कि हमारे अर्थ में कुछ कोई एयर हीट हुआ, वो मूव अप किया, तो इस तरह से वर्टिकल ट्रांसफ़र भी होता है। देन वी हैव एडवेक्शन जो कि है कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का या विंड का,
उसको कहते हैं एडवेक्शन। तो इस तरह से आपको ये चारों को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर में अपने, और फिर आप अपना कंक्लूजन दोगे। तो आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में लिखोगे कि कैसे जो कोई ऑब्जेक्ट है वो जैसे जो अर्थ है बेसिकली, वो अर्थ शॉर्ट वेव्स में उस तक जो हीट है वो पहुंचता है, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो लॉन्ग वेव में करता है। तो इस तरह से आपको हर एक टर्म डिफाइन करते हुए बताना पड़ेगा। आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, जैसे कन्वेक्शन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक है, लेकिन जो एडवेक्शन का एग्जांपल होगा जैसे कि लू हो गया हमारे इंडिया में जैसा हम देखते हैं, तो वो बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका हीट रिलेटेड है कि आपको बताना है कि कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हीट का ओवर अर्थ, उससे क्या वेरिएशन आता है वेदर और क्लाइमेट में, वो बताना पड़ेगा। बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो एसोसिएट करता है विथ वेदर पैटर्न, चाहे वो हीट वेव्स हो या स्टॉर्म्स हो। अभी रिसेंटली जैसे हीट वेव्स आए कनाडा में, या लार्ज स्टॉर्म्स या फ्लड्स देखे गए यूरोप में, तो वो सब आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, कंटेम्पोरेरी एग्जांपल्स, और साथ में आपको ज्योग्राफिकली भी रिलेट करना पड़ेगा। तो आंसर जो है वो फोकस करेगा किस पे, तो कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है पहला, दूसरा प्रेसिपिटेशन, तीसरा स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स, ये 5 चीज़। इससे क्या हो रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हीट का ओवरऑल अर्थ पे वो चेंज हो रहा है, और इससे वेदर और क्लाइमेट, वेदर फॉर शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट फॉर लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वेयर इज़ हाई टेम्परेचर विंड ब्लोज फ्रॉम लो टेम्परेचर एरियाज़, और क्या होता है कि जो भी इक्वेटोरियल रीजन का जो विंड है वो अपवर्ड ब्लो करता है पोल्स की तरफ। इससे क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है दोनों पोल्स की तरफ। तो ये आपको आंसर में अपने डालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के मेन जो कीवर्ड्स जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वो है कि कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ हीट ओवर द अर्थ काउसेस। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस के बारे में, कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, मतलब किस लैटिट्यूड पे है वो जगह। दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, किस हाइट पे है, मतलब कि जो शिमला और अम्बाला में, शिमला में ऑफ कोर्स कम टेम्परेचर होगा कंपेयर टू अम्बाला, इवन दो दोनों जो है एक ही लैटिट्यूड पे है, लेकिन उनका एल्टीट्यूड अलग अलग है, तो इसीलिए। फिर तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब कितना दूर है डिस्टेंस है, वो भी उस जगह के टेम्परेचर को असर करता है। चौथा ओशन करंट्स कौन सा है, क्योंकि अगर कोल्ड का ओशन करंट है तो वेदर कोल्ड हो जाएगा, हॉट ओशन करंट है तो हॉट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि एयर मास सर्कुलेशन, मतलब कि कौन सा मास एयर मास उस समय मूव कर रहा है। जैसे कि अगर जब लू चलता है तो कैसे दिल्ली और जो नॉर्थ इंडिया वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एयर मास भी जो है वो हेल्प करता है रिडिस्ट्रीब्यूट करने का टेम्परेचर को। छठा है जो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट करता है वो है स्लोप, शेल्टर और एस्पेक्ट, मतलब कि माउंटेन के किस स्लोप पे है कोई एरिया, क्योंकि देखा गया है कि जो साउथ फेसिंग है वो सनी स्लोप होता है, और जो नॉर्थ फेस है वो शेल्टर्ड स्लोप होता है। फिर सातवां है नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, मतलब कि किस तरह का वेजिटेशन है, सॉइल है, क्योंकि एल्बर्टो जैसे कि आइस सबसे ज़्यादा एल्बर्टो मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक करता है टेम्परेचर, उसी तरह डेजर्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बताया कि क्या क्या जो हीट बैलेंस है या जो इंसोलेशन है ऑफ अ रीजन वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें बताना है कि कैसे लोकल विंड्स जो हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम प्लानिटरी विंड्स। आपको एग्जांपल के साथ बताना होगा कि कैसे लोकल विंड्स जो वो इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ रीजन। तो इसमें आपको हाईलाइट करना होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है, जो आपको डिस्कस करना होगा, और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका एग्जाम्पल क्या है, और कैसे डिमार्केट होता है दोनों, ठीक है। और साथ में आपको बताना पड़ेगा जो लोकल विंड्स हैं वो कैसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड को।
देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि लोकल विंड्स क्या है। लोकल विंड्स ऐसे विंड्स हैं जिनका जो डायमेंशन है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ही है और वो शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, जबकि प्लानिटरी विंड्स है वो परमानेंट है, कॉन्स्टेंटली ब्लोइंग आउट थ्रू आउट ईयर और एक फिक्स डायरेक्शन में वो हमेशा बहते रहती है। आपको बताना पड़ेगा फिर कि टाइप्स क्या है और इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो जो पीरियडिकल विंड्स हैं जो कि मतलब कि जो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस के कारण होती हैं, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रिज या माउंटेन एंड वैली ब्रिज, उसके बारे में बताना होगा। तो लैंड ब्रिज और लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में तो आपको पता होगा कि कैसे रात के समय अर्थ का टेम्परेचर जल्दी ठंडा हो जाता है कंपेयर टू वाटर। तो हवा जो है अर्थ से मूव होते हुए वाटर के या मतलब सी ओशन के जब जाती है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है दिन में। तो यही है लैंड एंड सी ब्रिज का। उसके बाद यहाँ पे जैसा दिखाया गया है कि रात के समय अर्थ से जा रही है सी की तरफ, ठीक है। उसी तरह सी ब्रिज का आपको दिखाना पड़ेगा कि सी ब्रिज जो है वो डेवलप करते हैं अलॉन्ग सी कोस्ट और लैंड इन लैंड, वही जब हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये एग्जांपल मैं दिखाती हूँ सी ब्रिज। देखिए दिन में क्या है कि और लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो जाता है, लेकिन पानी को हीटअप करने में टाइम लगता है। तो जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है। सेकंड इसमें है आपको माउंटेन एंड वैली ब्रिज। इसमें क्या होता है कि एक डिफरेंस देखा गया है माउंटेन और वैली ब्रिज में कि दिन में क्या होता है, जो स्लोप जो होता है माउंटेन का वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाता है और लो लैंड जो है वो हीट नहीं होता है। तो मोस्टली जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। जो इसका जस्ट उल्टा होता है रात में जो हाईलैंड है, जो पहाड़ है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और वो नीचे की तरफ हवा बहती है रात में। तो ये वैली ब्रिज हुआ जो दिन में होता है और उसी तरह माउंटेन ब्रिज हुआ जो कि रात में होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि क्या है नॉन पीरियडिकल विंड्स। इसमें आपको एग्जांपल देना पड़ेगा हॉट लोकल विंड्स का। हॉट लोकल विंड्स में आपका आएगा चिनूक, हरमटन, फोइन, सिरोक्को, नॉर्वेस्टर, खमसीन, सनाना, लू। अब चिनूक जो है वो बताना पड़ेगा कि किस एरिया में फ़्लो करता है, जैसे रॉकीज़ में इन यूएसए एंड कनाडा। उसी तरह फोइन है वो भी फ़्लो करता है एल्प्स माउंटेन में, ये वार्म लोकल विंड्स हैं। फिर हरमतन के बारे में बताना पड़ेगा, ये सहारा में फ़्लो करता है। फिर लू तो आपको पता ही होगा, ये तो इंडिया का है, ये इंडिया और पाकिस्तान में चलता है इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। तो इस तरह करके आपका हॉट विंड्स के बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपको लोकल जो कोल्ड विंड्स है उनके बारे में बताना पड़ेगा। लोकल कोल्ड विंड्स में आएगा आपका मिस्ट्रल, बोरा, नॉर्थर्स, ब्लिजार्ड, पर्ग, लेवेंटर, पैम्पेरो, बिस, ठीक है। तो मिस्ट्रल है वो कहाँ फ्लो करता है, तो एल्प में। फिर बोरा है वो कहाँ फ्लो करता है, तो ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी। उस तरफ ब्लिजार्ड है, ठीक है। ये आपका होता है यूएसए या साइबेरिया की तरफ। तो देखिए एग्जाम अच्छा सा मैप दिया हुआ है, आप इसको देखिए। तो देखिए चिनूक जो है यहाँ पे है, नॉर्थर यहाँ पे है, फिर ब्लिजार्ड कनाडा की तरफ है, पैम्पेरो इधर ब्राज़ील की तरफ है, फिर हरमतन अफ्रीका में है, खामसीन अफ्रीका में है, फिर फोइन और मिस्ट्रल जो है वो यूरोप की तरफ है। तो इस तरह करके आपको वर्ल्ड मैप यूज़ करना पड़ेगा और साथ में अच्छे से बनाना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे क्लाइमेट चेंज ने इन्फ्लुएंस किया है प्लानिटरी विंड्स का पैटर्न। मतलब कि हैव दिस विंड्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर अक्रॉस ऑल मेजर लैटिट्यूड्स, या फिर कोई अनइवन पैटर्न हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो आपको आंसर में डिस्कस करना पड़ेगा कि पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्लाइमेटरी विंड्स, ठीक है, और फिर क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या ये विंड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अक्रॉस ऑल मेजर लैटिट्यूड, और क्या क्लाइमेट चेंज का इन पे असर हुआ है। तो आंसर में आपको लिखना, पहले तो डिफ़ाइन कीजिए, ठीक है। प्लानिटरी विंड्स वो विंड्स हैं जो कि ब्लो करता है एक्सटेंसिवली और
और ये परमानेंट होता है और ये इनका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, जैसे कि ट्रेड विंड्स हो गया, ईस्टर्लीज हो गया और वेस्टर्लीज हो गया। तो इस तरह से आपने प्लानिटरी विंड्स को डिफाइन किया। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आप दिखाएंगे कि ये जो हैं, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज देखिए यहाँ पे है, फिर वेस्टर्लीज, फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर वेस्टर्लीज। तो इस तरह से आप बताएंगे कि क्या, एक तो लैटिट्यूड दिखाएंगे कि किस लैटिट्यूड में ये सारे ब्लो करते हैं। जैसे 0 to 30 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, फिर 35 to 60 डिग्री नॉर्थ में आपका वेस्टर्लीज है, उस तरह 60 डिग्री to 90 डिग्री आपका ईस्टर्लीज है। इस तरह करके आप सारे विंड सिस्टम को दिखाएंगे विथ दिस डायग्राम। उसके बाद आप थोड़ा बहुत बताएंगे कि ट्रेड विंड्स क्या है, वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज में ब्लो करता है, किस तरफ मूव करता है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये ट्रेड विंड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव कर रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ। उसी तरह वेस्टर्लीज जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और जो पोलर ईस्टर्लीज है वो हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह करके आप सारे, पहले जो ट्रेड विंड्स के बारे में बताओगे वो 30 डिग्री नॉर्थ के तरफ है। उसके बाद वेस्टर्लीज के बारे में बताओगे कि वो कैसे मूव करता है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद पोलर ईस्टर्लीज, एंड लास्टली फिर आप बताओगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो इन्फ्लुएंस कर रहा है पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स। इसमें आप बताओगे कि कैसे अर्थ का ऑर्बिट जो है अराउंड द सन वो रोटेट करता है ऑन अ टिल्टेड एक्सेस, और कुछ पार्ट जो है अर्थ का वो रिसीव करता है सोलर रेडिएशन, मतलब कि कुछ पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रिसीव करते हैं और कुछ पार्ट होते हैं जो कम रिसीव करते हैं। इंसोलेशन डिफर करता है ड्यू टू टिल्टेड एक्सेस। तो ये जो अनइवन हीटिंग है, इससे सर्कुलर ग्लोबल सर्कुलेशन पैटर्न देखा गया है, ठीक है। तो किसी भी तरह का किसी भी फॉर्म ऑफ चेंजेस होगा तो ये ग्लोबल जो पैटर्न है सर्कुलेशन का वो उस पर असर करेगा। तो ये आप इस तरह से बताओगे। फिर आप बताओगे कि विंड्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब कि जो साइक्लोन्स, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे अभी रिसेंटली इतने सारे साइक्लोन्स आए, बे ऑफ बंगाल में भी आ रहे हैं, अरबियन सी में भी आ रहे हैं, फिर टाइफून्स, हर तरफ दिख रहा है कि जो वेदर पैटर्न है वो चेंजेस आ रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, हुरिकेन हो, या फ्लडिंग हो, या फिर टॉर्नेडोज हो। तो वो चेंजेस आपको ओवरऑल दिख रहा होगा, ठीक है। तो at a small scale also and at a global scale also we can see the changes, like हुरिकेन कैटरीना हो गई जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में आई थी 2005 में, ये सबसे एक्सपेंसिव हुरिकेन माना गया है। उसी तरह साइक्लोन अम्फान हो गया इंडिया में, और जो कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा इसकी मार झेल रहे हैं, ठीक है। विंड जो है वो अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट ऑफ अ माउंटेन एरिया, मतलब कि जो वेदर चेंजेस आ रहा है उससे माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा और डायरेक्ट असर पड़ रहा है। उसी तरह हमारे परमाफ्रॉस्ट, मतलब कि जितने पोल्स पे आइस है उस पर असर पड़ रहा है। तो ये सब चेंजेस तो आ रहे हैं, आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे कि कैसे और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस आंसर में। तो जितने आप एग्जांपल देंगे उतना आपका आंसर इनरिच्ड होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हिमालय जो है वो एक फिज़िकल बैरियर नहीं है बल्कि एक क्लाइमेटिक ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड भी है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। देखिए, हिमालय का तो डायरेक्ट कनेक्शन है इंडिया के साथ, वो सिर्फ हमारे क्लाइमेट के साथ ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर के साथ भी रिलेट करती है। तो आपको यही आंसर में डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे हिमालय जो है वो बियर करता है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट विथ रिस्पेक्ट टू मानसून, या फिर हमें जिस तरह बचाता है कोल्ड स्टॉर्म्स जो भी आ रहे होते हैं। तो हिमालयस के कारण हमारा जो वेदर पैटर्न है वो डिफरेंट है। उसी तरह हमारी जो नदियां हैं, जो इतनी सारी नदियां, चाहे वो सतलज हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, वो हिमालय से निकलती हैं, और हमारा कल्चर भी कैसे हिमालय से लिंक करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। तो आपको आंसर में बताना पड़ेगा पहले तो हिमालय के बारे में कि कैसे वो
हाईएस्ट और यंगेस्ट 4 माउंटेन रेंजेस है दुनिया का। उसके बाद जो उसका डिवीज़न है, चाहे वो आउटर या सब हिमालय का हो या दूसरा लेसर और लोअर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज और उसके बाद तिब्बतन हिमालय, ये सारे आपको हिमालय का जो डिवीज़न है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लो तो फिर आप डायग्राम बनाओगे तो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इसमें आपको दिखा दोगे कि जो कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस है, जैसे कि कराकोरम हो गया, लद्दाख रेंज हो गए, जास्कर, कैलाश, इधर नमचा बरुआ हो गया। तो इस तरह करके आप आंसर में अपना डायग्राम दिखा सकते हैं इंडिया का मैप बना के। फिर बताओगे कि हिमालय का जो एक फ़िज़िकल बैरियर जो है वो किस तरह काम करता है। वो प्रोटेक्ट करता है इंडियन लैंडमास को, जो कोल्ड एयर है आ रहा होता है चाइना की तरफ से, उसको रोकता है, चाइना और रसिया की तरफ से। और ये क्लाइमेटिक डिवाइड है, ठीक है। किस तरह से वेदर चेंज हो जाता है, एक तरफ हिमालय के देखो और दूसरी तरफ हिमालय के देखो तो पूरा वेदर चेंज हो जाता है। हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका डायरेक्ट लिंकेज है हिमालय के साथ। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे जो डिफरेंट एयर और वाटर सर्कुलेशन है वो इम्पैक्ट करता है हिमालय से, इम्पैक्ट होता है हिमालय से, ठीक है। उसके बाद फिर आप बताओगे कि एक ड्रेनेज डिवाइड भी है, मतलब कि बहुत सारे रिवर्स जैसे कि हिंदस हो गया, झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज जो कि पंजाब में है। ये सारे रिवर्स जो हैं इनका हिमालय से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह गंगा सिस्टम का भी, कि गंगा, यमुना, रामगंगा, करनाली, रप्ती, गंडक, ऐसे कई रिवर्स हैं। उसी तरह फिर आप ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में बताओगे कि तिस्ता, रैदक, मानस, इन सब का स्टार्टिंग जो है वो हिमालय है, ठीक है। और जो ग्लेशियर्स हैं उन्हीं के, वही इन रिवर्स के स्रोत हैं। और पानी के साथ साथ ये एलुवियल सॉइल भी ले आता है। उसके बाद आप बताओगे कि कैसे ये कल्चर डिवाइड कर रहा है, मतलब कि अब जैसे कुछ कुछ ट्राइब्स हो गए वो यहीं पे रहते हैं, जैसे भूतियाज जो कि शिवालिक में रहता है उत्तराखंड के। फिर दार्जिलिंग का द्वार हो गया जहाँ पे टी कल्टीवेशन होता है। फिर ईस्ट हिमालय में झुम कल्टीवेशन होता है। तो इस तरह से आप लिखोगे कि कैसे हिमालय जो लिंक करता है कल्चर को। फिर हम ट्रांसह्यूमेंस देखते हैं, मतलब कि गर्मी के समय लोग माउंटेन्स पे चले जाते हैं कुछ ट्राइब्स, और फिर ठंड के समय वापस नीचे आ जाते हैं, जो ट्रांसह्यूमेंस होता है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि जो हिमालय है वो कैसे डाइवर्सिफाई है, बहुत सारे मेडिसिनल रिसोर्सेज, फ्लोरा, फौना, डिफेंस, फिर प्लेगरिज्म, टूरिज़्म, हर चीज़ से रिलेट करता है हमारा हिमालय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द रीजनल डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिंग आउट देयर जियोमॉर्फिकल फीचर्स। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर दिए हैं ज्योग्राफी के से रिलेटेड। आई होप आपको हेल्प हो रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और प्लीज़ लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो। अगर हो सकेगा तो मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।